दोस्तों, दुनिया की बड़ी ताकतें, खासकर पश्चिमी देश, जिनके हाथों में दशकों से वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की लगाम थी, उन्होंने एक समय भारत को वैश्विक मंच से कमजोर करने के लिए एक बेहद सुनियोजित साजिश रची थी। उनके थिंक टैंक, गुप्तचर एजेंसियां और आर्थिक संस्थान मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे थे जिसमें भारत को फंसाकर उसकी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। योजना बेहद चालाक थी। भारत की ऊर्जा सप्लाई चेन पर दबाव बनाना, डॉलर आधारित व्यापार में उसे फंसा कर रखना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी छवि को धूमिल करना और आंतरिक अस्थिरता को बढ़ावा देना उनके इरादे साफ थे। भारत को इतना कमजोर कर दो कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति के बराबर खड़ा ना हो पाए। शुरुआत में यह योजना सफल होती दिखी। तेल की कीमतों में कृत्रिम उछाल, भारत के खिलाफ अचानक बढ़े हुए टैरिफ, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई अफवाहें, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। यहां तक कि भारत के भीतर कुछ आर्थिक संकेतकों में गिरावट आने लगी। विदेशी निवेश धीमा हुआ और कुछ उद्योगों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। पश्चिमी देशों को लगने लगा कि उनकी रणनीति सफल हो रही है, पर वे यह भूल गए कि भारत अब 1990 का भारत नहीं था। भारत की प्रतिक्रिया चुपचाप लेकिन बेहद रणनीतिक थी। बिना किसी शोर शराबे के उसने अपनी सप्लाई चेन को विविधीकृत किया। रूस और मध्य एशिया से सस्ते दाम पर ऊर्जा खरीदने के नए समझौते किए और डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के कई समझौते गुप्त रूप से पूरे कर लिए। साथ ही घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को न सिर्फ नारे के रूप में बल्कि जमीनी हकीकत में उतारा गया। भारत के वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए नई तकनीकों और हथियार प्रणालियों के विकास में तेजी ला दी। पश्चिमी खेमे को असली झटका तब लगा जब उन्होंने पाया कि भारत ने उनके ही लगाए गए आर्थिक हथियार को पलटकर उन पर इस्तेमाल कर दिया है। डॉलर पर निर्भरता कम होते ही कई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय ढांचे में हलचल मच गई। ऊर्जा के बाजार में भारत ने अचानक इतना बड़ा खरीदार बनकर उभरना शुरू कर दिया कि ओपेक और अन्य देशों ने भी भारत के साथ अलग लाइन में बातचीत शुरू कर दी। इसके अलावा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू कर दिया। यह ठीक वही चीज थी जिससे पश्चिम दशकों से डरता था, पर सबसे बड़ा धक्का अभी बाकी था। पश्चिमी गुप्तचर एजेंसियों को खबर मिली कि भारत ने चुपचाप एक नया सैन्य तकनीकी गठबंधन तैयार कर लिया है, जिसमें रूस, फ्रांस, जापान और कुछ यूरोपीय देश भी शामिल हैं। वो भी ऐसे देश जो सार्वजनिक रूप से पश्चिमी खेमे का हिस्सा माने जाते थे। ये गठबंधन केवल रक्षा खरीद का नहीं, बल्कि संयुक्त अनुसंधान, उपग्रह नेटवर्क और साइबर सुरक्षा के लिए भी था। इसका मतलब था कि भारत न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि सैन्य और तकनीकी मोर्चे पर भी तेजी से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो रहा था। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने भारत की आंतरिक सहनशक्ति और सामरिक सोच को कम करके आंका। उन्होंने यह मान लिया था कि भारत केवल प्रतिक्रियात्मक कदम उठाएगा, लेकिन भारत ने खेल का नियम ही बदल दिया। पश्चिम का इरादा भारत का पैर उखाड़ने का था, लेकिन हुआ उल्टा। भारत और मजबूत होकर उभरा, और वह भी इस तरह कि अब कई पश्चिमी देश खुद भारत पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से निर्भर होने लगे। जब यह सारा सच सामने आया तो पश्चिमी मीडिया और थिंक टैंक में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वे इसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते थे। भारत की जीडीपी ग्रोथ दर उनसे दोगुनी हो चुकी थी, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि अब संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर बिना भारत की सहमति के कोई भी बड़ा फैसला लेना मुश्किल था। योजना बनाने वाले वही लोग जो कभी भारत के पतन की कहानियां लिखते थे, अब भारत के साथ बैठकर साझेदारी के प्रस्ताव पेश कर रहे थे। यह साजिश जो कभी भारत को तोड़ने के लिए रची गई थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ गई थी और भारत वह चुपचाप अपने ही अंदाज में मुस्कुराते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था, जबकि पश्चिम अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब आखिर हुआ कैसे। भारत की विदेश नीति के हालिया मोड़ ने भू राजनीतिक समीकरणों में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना शायद पश्चिमी देशों ने कभी नहीं की थी। यूरोपीय यूनियन ने यह सोचकर कि भारत पर आर्थिक दबाव डालकर उसे अपने रणनीतिक एजेंडे के अनुसार झुकाया जा सकता है, अचानक नायरा एनर्जी के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। उनका उद्देश्य साफ था, भारत के तेल निर्यात के एक बड़े रास्ते को अवरुद्ध करना और उसे पश्चिमी शर्तों पर व्यापार करने के लिए मजबूर करना।
लेकिन जो चाल उन्होंने सोची वही अब उनके खिलाफ उल्टी पड़ गई। हुआ यह कि प्रतिबंध लागू होने से पहले ही नायरा एनर्जी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। यूरोप के लिए तय किया गया विशाल तेल खेप अचानक चीन की ओर मोड़ दी गई। यह बदलाव न केवल तेज और सटीक था, बल्कि इतनी गोपनीयता से हुआ कि यूरोप को तब पता चला जब माल की डिलीवरी का रिकॉर्ड एशियाई बंदरगाहों में दर्ज हो चुका था। पश्चिमी मीडिया में यह खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। विश्लेषकों ने इसे भारत की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पूर्व हमले की आर्थिक रणनीति बताया। असल मायने में यह सिर्फ तेल का सौदा नहीं था, बल्कि एक संदेश था, भारत को कोई भी आसानी से घुटनों पर नहीं ला सकता। भारत ने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, उसने यूरोप को यह दिखा दिया कि भारतीय कंपनियां प्रतिबंधों से डरने वाली नहीं हैं। दूसरा, उसने चीन के साथ ऊर्जा सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे एशिया में भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई। पर्दे के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। सूत्र बताते हैं कि नायरा एनर्जी को पहले से ही गुप्त संकेत मिल चुके थे कि यूरोपियन यूनियन अचानक सख्त आर्थिक कदम उठाने वाला है। इस जानकारी को भारत के कूटनीतिक हलकों ने तुरंत आर्थिक और व्यावसायिक रणनीति में तब्दील किया। चंद ही दिनों में शिपिंग रूट बदल दिए गए, पेमेंट चैनल एशियाई बैंकों के जरिए रीडायरेक्ट कर दिए गए और यूरोप के लिए निकल चुका कच्चा तेल बिना किसी कानूनी विवाद के सीधे चीन के बंदरगाहों पर उतार दिया गया। अब हालात ये हैं कि यूरोप के रिफाइनरी मालिक, जो पहले नायरा के तेल पर निर्भर थे, अचानक वैकल्पिक सप्लाई की तलाश में भटक रहे हैं। वहीं चीन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए भारत के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौते की पेशकश कर दी है। यह सौदा अगर पक्का हो जाता है तो भारत को स्थिर और विशाल बाजार मिलेगा, जबकि यूरोप को वर्षों तक महंगे और अस्थिर स्रोतों से तेल खरीदना पड़ेगा। पश्चिमी देशों की साजिश का उल्टा असर यह हुआ कि भारत न केवल आर्थिक नुकसान से बच गया, बल्कि उसने ऊर्जा बाजार में अपनी सौदेबाजी की ताकत भी बढ़ा ली। भू राजनीति के इस खेल में भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से आक्रामक भी हो सकता है। और यही वह बिंदु है जहां से कहानी में असली सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि नायरा एनर्जी का अगला कदम और भी बड़ा हो सकता है, जो केवल यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को भी चुनौती देगा। और भारत के लिए नए अवसर के दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि पहली और सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाकर जो भारत को रोकने की कोशिश की, उनके प्रतिबंध लागू होते और नायरा एनर्जी के द्वारा तेल का एक्सपोर्ट यूरोप में बंद होता। उसके पहले ही भारत की नायरा ने तड़ी लगाते हुए यूरोप को भेजे जाने वाले तेल को चीन में डिलीवर कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर इससे भी बड़ी खबर यह है कि इधर नायरा एनर्जी ने यूरोप को भेजी जाने वाली डीजल और जेट फ्यूल को चीन में भेज दिया, तो उधर अब गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों द्वारा भारत से अपील की जा रही है कि भारत उनसे तेल खरीदे। यानी रूस से तेल खरीदना तो बंद नहीं होगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब, इराक और यूएई से भी अब सस्ते क्रूड ऑयल भारत में आने वाला है। और बात इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बताया तो यह भी जा रहा है कि इसी बीच आर्थिक रूप से मजबूत देश सिंगापुर भारत के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ा चुका है। और उन्हें ना तो ट्रंप के टैरिफ की परवाह है और ना ही यूरोपीय देशों के सैंक्शन की, बल्कि उनके द्वारा $4.6 अरब का बड़ा इन्वेस्टमेंट अब नए समझौते से भारत में आने वाला है। तो पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही क्रिटिकल खबरों का विश्लेषण लाते रहेंगे। देखिए, अमेरिका और यूरोप जैसे जो पश्चिमी देश हैं, इनको अभी भी लगता है कि यह दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं, लेकिन शायद वेस्टर्न कंट्रीज का दिमाग वही पुराना का पुराना ही रह गया, क्योंकि समय बदल गया, आर्थिक गलियारे बदल गए और पहले की रणनीतियां बदल गई, जिससे वैश्विक ताकत भी बदल गई। यहां तक कि अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और उनका डॉलर ऐसी मुश्किल में है कि उनकी ग्लोबल डिप्लोमेसी खत्म होने को है, जिसकी जगह एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम लेने वाला है जिस पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि वह मल्टीपोलर होगा। फिर भी आज पश्चिमी देशों को लगता है कि दुनिया उनके इशारों पर ही है। हालांकि यह बात भी सच है कि कुछ देश उनके इशारों पर जरूर है, लेकिन खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वह तो इन पश्चिमी देशों के इशारों पर बिल्कुल भी नहीं है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एक बार फिर भारत और कुछ देशों ने बनाकर इस बात का परचम लहरा दिया है कि हम अपना काम खुद के फैसलों पर करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज के फैसलों पर नहीं। बल्कि जो सबसे दिलचस्प बात देखी जा रही है वह यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर भारत, रूस और चीन को जितना ज्यादा आपस में दूर करना चाहते हैं, इन तीनों देशों के बीच उतनी ही ज्यादा नजदीकी बढ़ती जा रही है और तीनों देशों के द्वारा RIC नाम का एक त्रिकोण बन रहा है,
जिसमें रूस, चीन और भारत ग्लोबल लीडर की तरह खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि कुछ दिन पहले एक विश्लेषण में यह बात कहा गया था कि अब इस बात का इशारा इस ओर जा रहा है कि आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया और चीन का जो ट्राइका है वह एक्टिवेट हो रहा है। हालांकि कुछ हफ्तों पहले उतने सबूत नहीं थे, लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे इतने पुख्ता सबूत हो चुके हैं कि यह बात साफ साफ देखी जा सकती है। आखिरकार यह किस तरीके से काम हो रहा है और कैसे अमेरिका और यूरोपीय देश खुद भारत, रूस और चीन की इस कड़ी को मजबूत करते जा रहे हैं, वह भी ऐसी कड़ी जो कि आगे चलकर खुद पश्चिमी देशों पर भारी पड़ेगी। जहां इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अब यही बन चुका है कि हाल ही में भारत की नायरा एनर्जी ने चीन को डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई किया, जो साल 2021 के बाद से यह पहली बार है जब भारत ने यूरोपीय प्रतिबंधों के बाद चीन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचा है। पिछले महीने यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के बहाने सीधा भारत की नायरा एनर्जी को टारगेट किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत अगर रूस से खरीदे गए तेल रिफाइन करके हमें बेचता है तो हम इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। यूरोप का कहना था कि भारत रूस से एनर्जी परचेस करके इस तरीके से उनकी आर्थिक मदद कर रहा है जिससे उन्हें युद्ध में बढ़ावा मिल रहा है और यूक्रेन के खिलाफ रूस युद्ध लड़ रहा है। लेकिन जब भारत ने नजर दौड़ाई तो वहीं यूरोप का दोगलापन साफ हो गया कि खुद तो रूस से एलएनजी यानी कि नेचुरल गैस खरीद रहा है, जबकि भारत को इसी रूस से कच्चा तेल और नेचुरल गैस परचेस करने पर रोकना चाहता है। फिलहाल भारत ने यहां से इंटेंशन तो यूरोप का साफ साफ समझ लिया कि कहीं ना कहीं यह भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की साजिश है। इसीलिए सीधा सीधा भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी को ही बैन किया गया। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ है कि शुरुआत में तो नायरा को ही कई मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी रूस से तेल परचेस करना जारी रखा और यूरोप ने मना कर दिया तो नए ग्राहकों की तलाश नायरा एनर्जी ने शुरू कर दिया। और अब नतीजा देखिए कि कुछ टाइम पहले तो ओमान में नायरा एनर्जी के द्वारा पेट्रोलियम डिलीवर किया गया और वहीं दूसरी ओर अब जो डीजल और रिफाइंड जेट फ्यूल यूरोप भेजा जाता था उसको अब चीन भेजा जा चुका है, जिसमें 4,96,000 बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल मौजूद है। और देखा जाए तो जो काम 4 साल में नहीं हुआ वह इस साल हो रहा है। तो इस बात का संदेश साफ है कि भारत और चीन के बीच की नजदीकी काफी ज्यादा बढ़ रही है और रूस से भारत की नजदीकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत तेल खरीद रहा है। यहां तक रूस से डिस्काउंटेड ओनेल खरीद कर जब रिलायंस नायरा अरब डॉलर तक अपना पैसा बचा रही है, तो आखिरकार यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के प्रतिबंधों को हम क्यों माने। और अब तो जो परिणाम सामने वह भी भारत के पक्ष में ही है, क्योंकि अगर रूस भारत को ज्यादा सस्ता तेल ऑफर नहीं करता तो अब भारत के साथ गल्फ कंट्रीज भी आ चुके हैं, जहां बड़ी खबर यही है कि गल्फ कंट्रीज भारत से अपील कर रहे हैं कि भारत उनसे तेल खरीदे। यानी कि भारत के लिए एक और दरवाजा खुल चुका है। अमेरिका द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात पर दबाव बढ़ाए जाने के बीच भारत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक जैसे पश्चिम एशियाई तेल आपूर्तियों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने की ओर आगे हैं। और कमाल की बात यह है कि इन गल्फ कंट्रीज ने खुद भारत से अपील की है कि भारतीय इनसे तेल खरीदें, यानी कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। फिलहाल वैसे देखा जाए तो भारत पहले भी भारत खाड़ी देशों से तेल खरीदता आया है, लेकिन अब इसकी खरीद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इतना ही नहीं बल्कि सऊदी अरब तो 7 या 8 महीनों के भीतर भारत की तेल रिफाइनरी में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और खासकर सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट भारत की बीपीसीएल और ओएनजीसी में आने वाला है। इसलिए वे अभी भारत में बनने वाली अपनी नई रिफाइनरियों की डीएफआर डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यानी वह यह देख रहे हैं कि रिफाइनरी कहां बनेगी, कितनी बड़ी होगी, कितना खर्च आएगा और उससे कितना फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं कि यह बात गवर्नमेंट सोर्स से रिलीज की गई है। इसके अलावा सिंगापुर ने भारत में लगभग 4.6 अरब डॉलर का ताजा निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश तीसरे इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ISMR के दौरान सामने आया, जो भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने का एक प्रमुख मंच है। इस दौर की बैठक में सरकारों के प्रमुख सूत्रों की उपस्थिति रही, जिनमें भारत के विदेश, वित्त, वाणिज्य और रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शामिल थे, जबकि सिंगापुर की ओर से डिप्टी PM नेतृत्व कर रहे थे। यह निवेश विशेषकर उन्नत तकनीक, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, वास्तुशिल्प तथा स्किल ट्रेनिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा चीन में डीजल और जेट फ्यूल भेजने का फैसला सही है या नहीं?
भारत सिंगापुर के इस उच्च स्तरीय निवेश सहयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान रणनीतिक अर्थ, आर्थिक निहितार्थ, तकनीकी फोकस, भू राजनीतिक संदर्भ और भविष्य की रूपरेखा को एक ही सांस में जोड़ते हुए प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि पढ़ने वाले को यह महसूस हो कि यह केवल एक आर्थिक सौदा नहीं, बल्कि एक व्यापक भू आर्थिक और भू राजनीतिक ब्लूप्रिंट है जो आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकता है। और इसमें भारत के विदेश, वित्त, वाणिज्य, रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों की मौजूदगी और सिंगापुर की ओर से उप प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक स्पष्ट संदेश देता है कि यह साझेदारी उच्च स्तरीय राजनीतिक इच्छा शक्ति और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि का परिणाम है, जहां निवेश विशेषकर उन्नत तकनीक, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, वास्तुशिल्प, स्किल ट्रेनिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनका चयन संयोग नहीं बल्कि एक सुविचारित भू आर्थिक रणनीति है। एक दीर्घकालिक भू आर्थिक गठबंधन है जो आर्थिक विकास, तकनीकी नेतृत्व और क्षेत्रीय स्थिरता के त्रिकोण को मजबूत करेगा और आने वाले दशकों में हिंद प्रशांत की शक्ति संतुलन की दिशा तय करने में सक्षम होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।